हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। यानी कि स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। और एक और सरप्राइज़ है, सरप्राइज़ नहीं है, सरप्राइज़ ख़त्म, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ये है कि ये चैप्टर इस मतलब ख़त्म होने वाला है बुक हमारा यार। तो ये लास्ट चैप्टर है। ऐसे तो ये फर्स्ट चैप्टर है बट ये लास्ट में हम कर रहे हैं। अब हम कितने टैलेंटेड हम लोग, पीछे से शुरू करते हैं। तो ये ख़त्म होने वाला है अब। आई थिंक यस, ख़त्म होने वाला है। बस एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का 2-3 पार्ट रह गया है, मुझे लगता है कि वो मैंने नहीं डाला है, तो वो भी डाल दूँगी। तो अभी नहीं ख़त्म होने वाला है, मतलब ये समझिए कि बुक अब ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट ज्योग्राफी की बुक की तरफ, या फिर सिविक्स की बुक की तरफ, या फिर सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस की बुक की तरफ, या फिर हिस्ट्री की बुक की तरफ। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जो कि है चैप्टर 1। बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी और चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, चैप्टर 1, क्लास 12 NCERT। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये है हमारा आज का चैप्टर, और कह सकते हैं अभी का टॉपिक, यानी कि मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र, नेचर एंड स्कोप, यानी कि प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में दिया क्या। बहुत ही लेंदी टाइप दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। चैप्टर दिया हुआ है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं इसको। You have already studied geography as a discipline in chapter 1 of the book Fundamentals of Physical Geography NCERT 2006। तो आप भूगोल एक विषय के रूप में, जो बुक था क्लास 11th का, भौतिक भूगोल की मूल सिद्धांत के अध्याय 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं। डू यू रिकॉल द कंटेंट्स? तो क्या आप उसकी अंतर्वस्तु को याद कर सकते हैं? दिस चैप्टर हैज़ ब्रॉडली कवर्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड यू टू द नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इस अध्याय ने बृहद रूप से आपका परिचय भूगोल की प्रकृति से कराया था। यू आर ऑल्सो एक्वेंटेड विद द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस दैट स्प्राउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ज्योग्राफी। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से भी परिचित हैं। If you reread the chapter, you will be able to recall the link of human geography with the mother discipline, that is geography। यदि आप अध्याय को पुनः पढ़ें तो आपको मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंध भी ज्ञात हो जाएगा। As you know, geography as a field of study is integrative, empirical and practical। जैसा कि आप जानते हैं, एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल समाकलात्मक, कलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। Thus, the reach of geography is extensive, and each and every event or phenomenon which varies over space and time can be studied geographically। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है, और किसी भी घटना अथवा परिघटना का जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। हाउ डू यू सी द अर्थ सर्फेस? आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? डू यू रियलाइज दैट अर्थ कंप्राइजेस 2 मेजर कॉम्पोनेंट्स, नेचर, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड लाइफ फॉर्म्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं, एक प्रकृति, भौतिक पर्यावरण, और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कंपोनेंट्स ऑफ योर सराउंडिंग्स। अपने परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची बनाइए। फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल और नेचुरल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड्स, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमेना एंड हाउ दे कम अबाउट, द सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, और मानव भूगोल भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानीय वितरण तथा उनके घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। You are already aware of the fact that the core concern of geography as a discipline is to understand the earth as home of human beings and to study all those elements which have sustained them। आपको इस तथ्य का पहले से ही बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझाना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया है। Thus, emphasis is on study of nature and human beings। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। You will realize that geography got subjected to dualism and wide-ranging debates started whether geography as a discipline should be a law-making or theorizing, nomothetic or descriptive, ideographic। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया, और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने या सिद्धांतिकर या नोमोथेटिक अथवा विवरणात्मक, भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए।
Whether its subject matter should be organized and approach of the study should be regional or systematic. क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए. Whether geographical phenomena be interpreted theoretically or through historic institutional approach. क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं. These have been issues for the intellectual exercise, but finally you will appreciate that the dichotomy between physical and human is not a very valid one because nature and human are inseparable elements and should be seen holistically. ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे हैं और अंततः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच वैधता नहीं है क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य तत्व हैं और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बोथ फिजिकल एंड ह्यूमन phenomena are described in metaphors using symbols from the human anatomy. यह जानना रुचिकर है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर रचना विज्ञान से प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपकों के रूप में किया जाता है. वी ऑफन टॉक ऑफ द फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्टॉर्म, माउथ ऑफ द रिवर, स्नॉट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल. हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोथ और जलद मरुमध्य की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं, यानी कि ये सब कुछ. नेक ऑफ इस्थमस एंड प्रोफाइल ऑफ द सॉइल, यानी कि मिट्टी की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं. सिमिलरली रीजन्स, विलेजेस, towns have been described as organisms. German geographers describe the state or country as a living organism. इसी प्रकार प्रदेशों, गांवों, नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है. जर्मन भूगोलवेता राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं. नेटवर्क्स ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज हैव ऑफन बीन डिस्क्राइब्ड एज आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन. सड़कों, रेल मार्गों और जल मार्गों की जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है. कैन यू कलेक्ट सच टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस फ्रॉम योर ओन लैंग्वेज. तो क्या आप अपनी भाषा में ऐसे शब्दों को और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा. द बेसिक क्वेश्चन नाउ अराइजेस, कैन वी सेपरेट नेचर एंड ह्यूमन व्हेन दे आर सो इंट्रिकेटली इंटरवाइंड. अब मूल प्रश्न ये उठता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतनी जटिलता से आपस में जुड़े हुए हैं. पृथक मतलब अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं. ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड, तो यानी मानव भूगोल की परिभाषाएं बहुत लोगों ने दी हैं, वो क्या क्या है यहाँ पे दी हुई हैं. पहला है ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, ये कहा है रेडजल ने. सिंथेसिस हैज बीन एम्फेसाइज्ड इन द अबव डेफिनेशन. ऊपर दी गई परिभाषा में संश्लेषण पर जोर दिया गया है. दूसरा एलन सी सैम्पल ने कहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ. मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है. डायनामिज्म इज द रिलेशनशिप इज द की वर्ड इन सैम्पल्स डेफिनेशन. तो सैम्पल की परिभाषा में संबंधों को मुख्य भूमिका दी गई है. अब पॉल विडाल डी ब्लास ने क्या कहा वो देखते हैं. कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड ऑफ द रिलेशंस बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहैबिट इट. हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ज्योग्राफी कहते हैं. ये कहा था पॉल विडाल डी ला ब्लास ने. ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफर्स अ न्यू कंसेप्शन ऑफ द इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन अर्थ एंड ह्यूमन बींग्स. मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है. अब है नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की प्रकृति. ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट एंड द सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरैक्शंस विथ ईच अदर. मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अन्योन्य क्रिया के द्वारा करता है.
You have already studied the elements of physical environment in class 11 in the book entitled Fundamentals of Human Geography NCERT 2006. You know that these elements are landforms, soils, climate, water, natural vegetation and diverse flora and fauna. आप अपनी कक्षा 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति, मिट्टी, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात हैं। Can you make a list of elements which human beings have created through their activities on the stage provided by the physical environment? क्या आप उन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी रचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों द्वारा की है? Houses, villages, cities, road, rail networks, industries, farms, ports, items of our daily use and all other elements of material culture have been created by human beings using the resources provided by the physical environment. While physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives. गृह, गांव, नगर, सड़क व रेलों का जाल, उद्योग, खेत पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है। साथ ही मानव जीवन को भी इसने प्रभावित किया है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया करता है। It is not important what human beings produce and create, but it is extremely important with the help of what tools and techniques do they produce and create. यह महत्वपूर्ण नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह किन उपकरणों और तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। टेक्नोलॉजी इंडिकेट्स द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉज। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट हेल्प अस डिस्कवर फायर। Similarly, understanding of the secrets of DNA and genetics enable us to conquer many diseases. We use the law of aerodynamics to develop faster planes. उदाहरण के लिए घर्षण और ऊष्मा की संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए और आनुवांशिकी के रहस्यों की समझ ने हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने की योग्य बनाया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले यान विकसित करने के लिए हम वायु गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। You can see that knowledge about nature is extremely important to develop technology, and technology loosens the shackles of environment on human beings. आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। In the early stages of their interaction with their natural environment, humans were greatly influenced by it. They adapted to the dictates of nature. This is so because the level of technology was very low and the stage of human social development was also primitive. आरंभिक अवस्थाओं में मानव इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ था। उन्होंने प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढाल लिया। इसका कारण यह है कि प्रौद्योगिकी का स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर वाज टर्म्ड एज इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया को पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। At that stage of very low technological development, we can imagine the presence of naturalized human who listened to nature, was afraid of its fury and worshipped it. प्रौद्योगिक विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक मानव की कल्पना कर सकते हैं जो प्रकृति को सुनता था, उसकी प्रचंडता से भयभीत होता था और उसकी पूजा करता था। The naturalization of humans, यानी कि मानव का प्राकृतिकरण। Benda lives in the wilds of the Abuzmad area of central India. बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। His village consists of 3 huts deep in the wilds. उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच हैं। Not even birds or stray dogs that usually crowd villages can be seen in these areas. यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भीड़ प्रायः गांवों में मिलती है भी यहाँ दिखाई नहीं देते। Wearing a small
loincloth and armed with his axe, he slowly surveys the Pinda forest where his tribe practices a primitive form of agriculture called shifting cultivation. छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए वह पिंडा यानी वन का सर्वेक्षण करता है, जहां उसका कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरी कृषि करता है यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बेंडा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न स्मॉल पैचेज ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कल्टीवेशन. बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़ों को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं. The axe is used for making the soil fertile. Benda is happy that the mahua trees around him are in bloom. राख का उपयोग मिट्टी को उर्वर बनाने के लिए किया जाता है. अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न होता है. How lucky I am to be a part of this beautiful universe, he thinks as he looks up to see the mahua, palas and sal trees that have sheltered him since childhood. जैसे ही वह महुआ, पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है, वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर वह कितना सौभाग्यशाली है. क्रॉसिंग द पेंडा इन अ ग्लाइडिंग मोशन, बेंडा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम. पेंडा मतलब वन, आप लोग याद रखिएगा. तो विसर्पी गति से पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचता है. As he bends down to scoop up a palm full of water, he remembers to thank Loilugi, the spirit of the forest, for allowing him to quench his thirst. Moving on with his friends, Benda chews on succulent leaves and roots. The boys have been trying to collect gazhara and kuchla from the forest. जैसे ही वह चुल्लू भर जल लेने के लिए झुकता है, उसे वन की आत्मा लोईलुगी की प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है. तो वो लोग शायद एक स्पिरिट को मानते होंगे, वो लोग जंगल की पूजा करते थे, तो लोईलुगी नाम था. अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गूदेदार पत्तों और कंद मूल को चबाता है. लड़के वन से गजहरा और कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं. These are special plants that Benda and his people use. He hopes the spirits of the forest will be kind and lead him to these herbs. These are needed to barter in the Madhai or tribal fair coming up the next full moon. He closed his eyes and tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs and the places they are found in. He wishes he had listened more carefully. Suddenly there is a rustling of leaves. Benda and his friends know it is the outsider who have come searching for them in the wilds. In a single fluid motion, Benda and his friends disappear behind the thick canopy of trees and become one with the spirit of the forest. तो ये विशिष्ट पादप हैं जिनका प्रयोग बेंदा और उसके लोग करते हैं. वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेंगी और उसे उन जड़ी बूटियों तक ले जाएंगी. ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है. वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों और उनके पाए जाने वाले स्थानों के बारे में समझाया था. वह चाहता था कि काश उसने थोड़ा अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता. अचानक पत्तों में थोड़ी खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है. बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि ये बाहरी लोग हैं जो इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं. एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकर हो जाते हैं. तो ये कहानी था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के लिए. इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और सॉरी, ये चैप्टर ही ऐसा है, कुछ कर नहीं सकते, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं है. Thank you for watching the video.